यानी हम तो इतनी दूर की मिसाइल्स बना ही नहीं रहे, हमारा टारगेट तो ज्यादा भारत होता है। हम तो हर चीज भारत के लिए बनाते हैं, हम तो मिसाइल भी बनाते हैं तो भारत के लिए बनाते हैं, हम तो न्यूक्लियर वेपन भी लिया तो भारत के लिए लिया। आप लोगों के पास चॉइस ज्यादा है, आपको तो चाइना को भी देखना होता है, हमें भी देखना होता है, लेकिन हमें तो आपके अलावा हम तो अपनी नजरें हटाते ही नहीं भारत से। तो इसलिए अमेरिका को ये लगना कि जी वहां तक हिट कर देंगे, तो इस पे पाकिस्तान की स्टेट को जवाब तो देना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं आरजू जी, देखिए आपकी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का डेफिनेशन बहुत फ्लूड है। पाकिस्तान में स्टेट कौन है आपको कल हमारी और आपकी जो बहस हो रही थी उसमें ये था, आप कह रही थी कि एक नंबर है जो अफगानिस्तान की स्टेट दे रही है और हम उसको ट्रस्ट नहीं करते। देखिए स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। स्टेट की जो कुछ चीजें ना प्रजम्पशन पे चलती है, अजम्पशन पे चलती है। जैसे कि जो स्टेट कहेगा वो सच ही होगा। अगर कल को स्टेट ये डिक्लेयर कर दे कि अभिषेक मिश्रा मर गए हैं तो फिर अभिषेक मिश्रा कुछ भी कर ले उनको जिंदा नहीं माना जाएगा, स्टेट उनको मरा हुआ ही घोषित करेगा। ऐसे कई केसेस इंडिया में हुए हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एक आदमी को मरा हुआ दिखा दिया गया था, उसकी परेशान हो गया वो। सर ये हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है इस तरह के, कभी कभार इस तरह के केसेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्टेट जो कहता है ये सिस्टम में है, आपको मानना पड़ता है। अब अगर स्टेट ऐसा है जो अपने लोगों से झूठ बोल रहा है तो फिर ये उस स्टेट की कमी है, स्टेट के कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। जैसे मैं प्रोफेसर हूं और क्लास में जाके गलत पढ़ाऊं या सही नहीं पढ़ाऊं तो ये प्रोफेसर होने की गलती नहीं होगी, ये मेरी गलती है जो प्रोफेसर बन के अपने पोस्ट का जो है सही अनुकरण या जो सही उसका अनुशासन है पालन नहीं कर पा रहा है, बच्चों में सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है। मैं उसी तरीके से कह रहा था कि स्टेट का काम होता है सच बोलना, फैक्ट बताना। अगर मैं सच ना भी यूज करूं तो फैक्ट बता देना। इसलिए पाकिस्तान में स्टेट क्या है, मैं ये क्यों बोला, ये सब एग्जांपल इसलिए दिया कि पाकिस्तान में स्टेट कौन है ये कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान में कई स्टेट है आरजू जी। एक स्टेट है आपका डीप स्टेट, जिसको आप आर्मी और इस तरीके के इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं। दूसरा स्टेट है आपका जो हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, शहबाज शरीफ वाला स्टेट। तीसरा स्टेट है आपका ये जो मुल्ला ब्रिगेड है, वो भी एक आपका बहुत जबरदस्त स्टेट से ज्यादा पावर रखता है, कम पावर तो नहीं रखता। मैंने सुना था कुछ दिन पहले जुडिशरी के लोगों के पास वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे आपके कुछ उलेमा लोग, और उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया था कि तुम डार्विन के बारे में या किसी के बारे में ऐसा डिसीजन कैसे लिख सकते हो। सो दे आर स्टेट। तो आपके यहाँ पे चूंकि स्टेट की आइडिया ठीक नहीं है इसलिए कोई भी सच नहीं बोलता और सब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और पाकिस्तानियों को लगता है सारी दुनिया के स्टेट ऐसा ही करते हैं, विच इज नॉट द केस। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, अरे अमेरिका का डर ये नहीं है कि वो मिलिट्री से डर रहे हैं, मिलिट्री शायद उनके कंट्रोल में हो, मगर क्या मुल्ला ब्रिगेड उनके कंट्रोल में है? क्या ये नहीं तो क्या न्यूक्लियर वेपन क्या मुल्लाओं के पास रखा हुआ है आपके ख्याल से? मुल्ला रख के बैठे हैं मस्जिद में न्यूक्लियर वेपन्स? मुल्ला का ही कोई देखिए, इंदिरा गांधी जी की जब हत्या की गई तो उसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको गोली मारी। आपका मुल्ला जी के द्वारा पढ़ाया गया ही कोई व्यक्ति फौज में जाएगा? लेकिन सर इतना भी पाकिस्तान इरेस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको लगे कि जी ऐसे न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। इतने सालों से बना के रखा हुआ है, कोई आज का थोड़ी है। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका को इतने टाइम, अमेरिका को शक नहीं हुआ? और अगर अमेरिका को ये लगता है कि हम इतनी लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स बना रहे हैं तो वो चेक कर सकते हैं पाकिस्तान में आके, उनको कौन रोक पाएगा? उनकी पता किसी की मजाल है कि अमेरिकन को कह के आप नहीं चेक कर सकते? हमारे तो वो माई बाप है, हम कैसे उन्हें रोक देंगे? अब वो शायद करे या ना करे ये तो उनकी मर्जी है, मगर मैं हम लोग की तो बात ये नहीं हो रही है ना। हम तो बात ये कह रहे हैं कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट में स्टेट का कोई बहुत ज्यादा बनता नहीं है। उम्मा के प्रति प्यार, आपने कहा कि हमारा तो सिर्फ एक दुश्मन है भारत, हमने सारी चीजें भारत सेंट्रिक बनाई है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर मैंने कहा कि ये आपकी शुरुआती जर्नी थी जब भारत और हिंदुइज्म आपका दुश्मन था। अब वो जर्नी जो है ना वो इन्फ्लेट हो गई है। अब आपका दुश्मन सिर्फ भारत नहीं है, आपका उतना ही बड़ा दुश्मन इजराइल है और आपका उतना ही बड़ा दुश्मन अमेरिका है। तो आप ये देखिए कि अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले जो ट्रंप साहब के ऊपर असैसिनेशन हुआ था उसमें पाकिस्तानी का हाथ था। तो आप ये सोच लीजिए कि ये जो नफरत है ये बहुत तेजी से समाज का हिस्सा बन चुकी है। आप एक सर्वे करवा लें, प्यू रिसर्च को भेज दें और बोलें कि हाउ मेनी ऑफ द अमेरिकन्स बिलीव, पाकिस्तानी बिलीव्स कि अमेरिका इज अ गुड कंट्री, वो सब उसको गाली देंगे। इजराइल को बम, न्यूक्लियर बम से उड़ा देना चाहिए, डेथ टू इजराइल, डेथ टू इंडिया और डेथ टू अमेरिका। आप ये बोलिए कि इनमें से किन स्लोगन्स को आप पसंद करते हैं?
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। देखिए सर, ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया था, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया था, जो कुछ कहकर अटैक किया गया था कि जी ये मिसाइल्स हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अटैक होने के 2 वीक्स के बाद अमेरिका का ही स्टेटमेंट है कि ऐसा कुछ नहीं था और इनको गलत फहमी हुई थी, और ऐसी कोई चीज ईरान में नहीं है, ना ऐसा कोई मिसाइल है। डिफरेंट नाम जो है उन मिसाइल्स के लिए जा रहे थे कि जी शायद ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन उसमें से वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं निकली, और अमेरिका को खुद ही मानना पड़ा कि गलत हुआ है। अमेरिकन स्टेट ने ही माना, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि जी नहीं हमसे गलती हुई और ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा ही पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज के साथ भी हो सकता है कि इतनी लॉन्ग रेंज के कोई मिसाइल्स ना बना रहे हो जिससे अमेरिका को हिट किया जाए, और बाद में ये कहेंगे इनका तो सॉरी हो जाएगा, हम पक जाएंगे। नहीं देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो केंट साहब ने अभी रिजाइन दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कैपेसिटी नहीं थी। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये खतरा इमिनेंट नहीं था। और दूसरी चीज कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर इसलिए हमला किया है कि अमेरिका को खतरा था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है उसके दो धुरियां हैं, दो पोल्स हैं जिन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया, ट्रंप साहब को कन्विंस किया। एक है इजराइल और दूसरा है मोहम्मद बिन सलमान साहब। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, मैं अपने से नहीं कह रहा। आप भी जो मुझे अभी बता रही है ये भी न्यूज़पेपर ही रिपोर्ट है ना, आपको कोई किसी ने आके पर्सनल तो नहीं बताया। तो ये भी न्यूज पेपर रिपोर्ट है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कन्विंस किया ट्रंप साहब को कि यस टाइम हैज कम, यू अटैक दिस रिजीम। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो अटैक है ये अमेरिका के ऊपर अटैक का सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये इजराइल के ऊपर अटैक का सेल्फ डिफेंस है। इजराइल की जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ईरान बन रहा था उसको जो है वो काउंटर करने का एक्शन है। जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था कि ईरान एक एक्सपेंशनिस्ट फोर्स है, ये एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं, वो एक तरीके से जो इस्लामिक वर्ल्ड की जो चौधराहट था उनको चाहिए था। और ये बात से अरब बहुत नाराज थे उनसे कि जिस तरीके से उन्होंने कई स्टेट्स में अपनी वो फैला रखा है, जैसे यमन में हुतियों के ऊपर उनका कंट्रोल था, पैलेस्टाइन में हमास, और उसके बाद जॉर्डन और सीरिया में हिजबुल्ला जो है वो उनके कंट्रोल में था। उसके बाद अल अंसार और पता नहीं कितने ग्रुप उन्होंने बना दिए थे। तो वो इसी को, ये जो ग्रुप्स बन रहे थे इसी को वो कहते हैं ये एक्सपेंशनिज्म है जो ईरान कर रहा है थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स। और उनकी भी इंटेलिजेंस की जो सूचना थी वो यही थी कि ईरान को अगर नहीं रोका गया तो नॉन स्टेट एक्टर्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे कि फिर वो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कौन इसमें से सिलसिला जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए इजराइल और सऊदीया के कहने पे ये अटैक किया गया है। ये मेरा असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़पेपर है और ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस है जी। लेकिन सर अब इस लड़ाई को रोकेगा कौन? किसी भी जगह, चाहे कोई कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है। आपने कोई बात कह दी, अगले ने कोई बात कह दी, आपने उठकर फिर उससे डबल कह दिया, फिर उसने आपसे ज्यादा बोल दिया, और बस वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई खत्म करना, शुरू करना बहुत आसान काम है, खत्म करना मुश्किल है। तो अब ये लड़ाई जो शुरू हो गई है, चाहे इजराइल ने की हो, ईरान ने की हो, किसी ने भी की हो, सर ये खत्म कैसे होगी? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। युद्ध जब भी शुरू किया जाता है, वॉर एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी की एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ऑब्जेक्टिव आप डिप्लोमेसी से नहीं अचीव कर सकती है, ये ऑब्जेक्टिव आप पीस टॉक से अचीव नहीं कर सकती हैं, तो फिर आपको फोर्स का उपयोग करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए। अब मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि अमेरिका ने जो अटैक किया उनका ऑब्जेक्टिव क्या था ईरान के ऊपर अटैक का। अब उनके ऑब्जेक्टिव रोज बदलते हैं। अभी मैं कल सुन रहा था हेगेसेट साहब को, उन्होंने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव था उनके आर्म एयरफोर्स को उड़ा देना, वो हमने अचीव कर लिया। नेवल फोर्सेस को उड़ा देना, वो हमने अचीव कर दिया। टॉप ब्रास को उड़ा देना, वो हमने अचीव कर लिया। रोज उनका कोई टॉप ब्रास, कल लारीजानी साहब को मार दिया, उसके पहले वो बारजा फोर्स के कोई जो चीफ थे उनको मार दिया जिन्होंने कि प्रोटेस्टेंट्स को सबसे ज्यादा दबाया था। तो बॉटम लाइन ये है कि आप उनका जो ऑब्जेक्टिव है आरजू जी वो डायनामिक है, वो शिफ्ट हो रहा है, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये वॉर खत्म ही नहीं, वो दोनों पार्टी खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं जो कि फिक्स हो। अगर मान लीजिए ये रिजीम चेंज उनका ऑब्जेक्टिव था तो रिजीम तो खत्म हो गया, अब उनके गवर्नमेंट को छोड़ दो, अरे आप लोगों पे छोड़ दीजिए। तो आप नहीं चले रिजीम खत्म करने के लिए फर्स्ट लेयर खत्म कर दिया, अब सेकंड लेयर भी चलो भाई उसको भी आपने उड़ा के रख दिया, अब दे दीजिए, आप युद्ध रोक दीजिए।
आप उसको भी नहीं। आपने कल जो है जो इनके आइलैंड, वो क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कौन सा आइलैंड पे कल अटैक कर दिया था अर्जुन जी, क्या नाम है उसका, एफ से नाम था कुछ, मैं भूल गया, जहाँ पे इनका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का। हालांकि उन्होंने एनर्जी फरग आइलैंड या समथिंग नाम था उसका, तो हालांकि इन्होंने उस पर अटैक नहीं किया, उनके एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्होंने उनके पोर्ट्स और हैंगर्स को उड़ाया, जस्ट टू गिव देम अ वार्निंग कि भाई अगर अभी हम ये कर रहे हैं उसके बाद हम कुछ और भी कर सकते हैं। सो ईरान का जो है वो, अमेरिका उनको आता है, वो 2 मिसाइल मारता है, वो जाके पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ा देते हैं मिसाइल, क्योंकि उससे ज्यादा की रेंज नहीं है। तो मैं ये ईरान को भी मेरे ख्याल से ईरान से ज्यादा जिम्मेदारी मेरे हिसाब से, मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बनती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि कौन से ऑब्जेक्टिव लेकर के आप अटैक कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्टिव था कि ईरान की आर्म फोर्सेस की कैपेसिटी को खत्म कर देना, तो आप खुद कह रहे हो कि 78%, 70 से ज्यादा उनके नेवल शिप आपने डुबो दिया। आप खुद कह रहे हो कि उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ये आर्मी और ये सब बची हुई है। तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अब आप और क्या चाहते हो? पूरा अपने टॉप जो लीडरशिप था वो उड़ा दिया, अब आप और क्या चाहते हो मुझे नहीं पता। बट मुझे ये लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका के ऊपर ज्यादा बनती है, बिकॉज कि देखिए ये वॉर अगर और खींचा ना, तो आरजू जी इसमें कोई संशय नहीं है कि इन्फ्लेशन आएगा, पॉवर्टी बढ़ेगी इस रीजन में, और बीमारियां और जिसे कह लीजिए इस तरीके की चीजें सर एनर्जी शॉर्टेज भी चीजों की होगी, जैसे फ्यूल हो गया, गैस हो गई, और ये सारी चीजें जो हैं ये भी हर कंट्री भुगतेगी। अभी यूएई ने सस्पेंड किया, फिर बाकी कंट्रीज भी करेंगी। नहीं देखिए, आप सोचिए आप लोग कैसे खाना बनाएंगे, लकड़ियां जमा कर लें। सुनिए ना, हम तो मैं आपको क्या बताऊं, देखिए ये आप सिर्फ एनर्जी को बहुत डायरेक्ट देख रही हैं, क्योंकि वो लकड़ियों में जैसे पहले खाना बना करता था ना गाँव में, चूल्हा, लकड़ियों का चूल्हा जो था, वही लगता है कि करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब गैस नहीं मिलेगी, जब लाइट नहीं होगी। मुझे वो मुक्तादिर खान साहब कह रहे थे कि अगर लाइट बंद होगी तो क्या वीडियो बना सकती हैं। मैंने कहा भाई अगर लाइट ही बंद होगी तो वीडियो कैसे बनेगी? तो वो सारी चीजें तो है ना। नहीं, ये देखिए देखना पड़ेगा आपको कि आप अब इंडिया का कितना परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी से कंफ्यूज ना करें, कितना परसेंट इंडिया एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी, बट व्हाट आई मेंट कि ऑयल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी इंडिया का कितना परसेंट ये हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि कितनी भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो डीजल या पेट्रोल का उपयोग करती है टरबाइंस को चलाने के लिए, ये देखना पड़ेगा। दोस्तों इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आया है पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी का, और जो उन्होंने कहा है वो सीधा भारत को टारगेट करता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइलें सिर्फ भारत के लिए बनाता है। अब सोचिए, ये कोई आम बयान नहीं है, ये खुलकर एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ सेट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को इतना बढ़ा रहा है कि वो अमेरिका तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान कहता है कि मिसाइल भारत के लिए हैं, तो फिर अमेरिका क्यों डर रहा है? क्या पाकिस्तान का इरादा बदल रहा है, या फिर वो दुनिया को कुछ और दिखा रहा है और असल में कुछ और प्लान कर रहा है? एक भारतीय के तौर पर हमें ये बात साफ समझनी होगी। पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा से डबल गेम वाला रहा है। एक तरफ वो भारत को दुश्मन बताकर अपनी पॉलिटिक्स चलाता है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर खुद को पीड़ित दिखाता है। लेकिन अब खेल बदल रहा है। जब अमेरिका जैसे देश को भी शक होने लगे, तो इसका मतलब साफ है कि मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम पहले से जानते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल पॉलिसी किसके खिलाफ है। लेकिन अब जब वही चीज दुनिया के सामने आ रही है, तो ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी बन सकता है, क्योंकि अब दुनिया भी देख रही है कि असली खतरा कौन है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान सच में सिर्फ भारत को टारगेट कर रहा है, या फिर उसका गेम कहीं बड़ा है? कमेंट करके जरूर बताइए।